नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे और वहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। जोरदार हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की घटना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, लोगों की परेशानी दूर करने का संकल्प लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नादिया के कृष्णा नगर में रैली को संबोधित किया, जहां ममता सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार। आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, मेरे आसपास भी यही देखा, परिवार में भी यही देखा। जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, वो मैंने देखा है, जिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतीय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो। मेरा भारत, मेरा परिवार अब गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मैं जानता हूं टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट के इंडिया अलायंस पर भरोसा आप लोग खो चुके हैं। आप चाहते हैं यहां टीएमसी के तोलाबाजों और महिलाओं पर जुल्म करने वालों को कड़ी सजा मिले। जिस टीएमसी ने गरीब का राशन तक नहीं छोड़ा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए गांव हो या शहर, हर कोई एक ही बात कर रहा है। फिर एक बार मैं कृष्णा नगर को, राणाघाट को, बहरामपुर को गारंटी देता हूं, जिन को टीएमसी ने लूटा है, उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ, वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। आखिरकार कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन रायबरेली और अमेठी दोनों से अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सवाल यह है कि रायबरेली को चुनना, अमेठी को नहीं चुनना, इसके पीछे के सियासी मायने क्या है?
सवाल यह भी है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो रायबरेली को रखेंगे या वायनाड को रखेंगे। इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नामांकन के साथ ही अब तय हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने सुबह आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उससे पहले तमाम लोग राहुल गांधी के अमेठी से ही रण में उतरने का दावा कर रहे थे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर भाजपा उन्हें रण छोड़दास करार दे रही है और लगातार इस मुद्दे को सियासी तूल दे रही है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का कब्जा है। 4 सीटों पर तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को महज 14% वोट मिले। 2019 में स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी सिर्फ 2 बार ही अमेठी आए। राहुल दिसंबर 2021 और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी पहुंचे। वहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर भी बना लिया और वहां की वो मतदाता भी बन चुकी हैं। गांधी परिवार के कई करीबी नेता बीजेपी में हुए शामिल। संजय सिंह जैसे भरोसेमंद नेता बीजेपी में चले गए। उससे पहले जंग बहादुर सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। अमेठी में बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इस सीट पर करीब 18% ब्राह्मण और करीब 11% राजपूत वोट हैं। परंपरागत तौर पर यह बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। इन जातिगत समीकरणों को साधना राहुल गांधी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते और एक बार फिर स्मृति ईरानी से मात खा जाते तो उनके कद को बड़ा झटका लगता और रिवाइवल की कोशिशें भी प्रभावित होती। वहीं फिर यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के प्रयासों को बड़ा धक्का पहुंचता। तो एक्सपर्ट की राय में ये वो कारण हैं जिनके चलते राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं लिया और सेफ सीट रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और संगठन महासचिव वेणुगोपाल मौजूद रहे। नामांकन के बाद अब सियासी गलियारों में फिर एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीत जाते हैं तो फिर कौन सी सीट को छोड़ेंगे। नियमों के तहत एक सीट तो राहुल को फिर छोड़नी होगी। ऐसे में क्या फिर प्रियंका गांधी को एक सीट पर उपचुनाव लड़ाया जाएगा? क्योंकि जयराम रमेश ने अपने बयान से यही संकेत दिए हैं। खैर, अब इस सस्पेंस से तो पर्दा 4 जून को नतीजे आने के बाद ही हट पाएगा। आखिरकार राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के रण में अमेठी से क्यों नहीं उतरे, इसको लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने कह सकते हैं कि इस बार दिल के बजाय अपनी दिमाग की सुनी, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़कर वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। रायबरेली से नामांकन भर दिया है, लेकिन नामांकन भरने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावनाओं से भरी इमोशनल पोस्ट की। उन्होंने कहा कि इस सीट के साथ मेरी मां का रिश्ता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस परिवार के बीच में चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। जरा देखिए उन्होंने एक्स पर जो लिखा, उसमें लिखा कि मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और आपकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 सालों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े होंगे। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से भावनात्मक संदेश दिया है, उसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि रायबरेली सीट का इतिहास आखिर क्या है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको बताते हैं कि रायबरेली सीट, जहां से राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में है, उस सीट का इतिहास क्या है और किस तरीके से वो गांधी परिवार के साथ जुड़ती चली गई। जरा देखिए, शुरुआत होती है 1957 के साथ।
1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई और फिरोज गांधी यहां से पहली बार सांसद बने। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया और उसके बाद इस सीट पर जो जंग शुरू हुई, 1962 में बाई इलेक्शन हुआ और गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ा नहीं बाई इलेक्शन के अंदर। और 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी, तब राज्यसभा सदस्य थी। 1967 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनावी राजनीति में कदम रखा और इसके बाद आप मानकर चलिए 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी इस सीट से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। उसके बाद अगर हम बात करें इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनारायण को हराकर वो लोकसभा पहुंची थी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया था और चुनाव नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायालय के अंदर चुनौती दी गई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था और यह इतिहास के पन्नों में बहुत अच्छे से अंकित है। इंदिरा ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसी आधार पर अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। वहीं कुछ दिन बाद फिर देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया और उसके बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए उस चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 2004 से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अपनी अमेठी सीट छोड़ी और 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची और जीत वहां दर्ज की। 2009 के चुनाव में भी सोनिया गांधी ने अपनी सीट को बरकरार रखा। उसके बाद अगर बात करेंगे 2014 में भी इस सीट से सोनिया गांधी को प्रचंड जीत मिली। 2019 के अंदर भी सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से जीत दर्ज की और इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान के अंदर हैं। लेकिन लगातार जो चुनाव वहां हुए उन चुनावों के अंदर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज घटता गया और इसलिए बीजेपी सोच रही है कि सोनिया गांधी इस बार नहीं राहुल गांधी है। राहुल गांधी वायनाड से भी है, तो क्या गांधी परिवार की इस परंपरागत सीट में बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? ये परिणाम बताएंगे।